हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल महात्मा जी एजुकेटर। आई एम रवि और आज हम अपना फिजिक्स का फोर्थ चैप्टर का दूसरा लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो किसी भी काम से पहले हम लोग को पहले देखना चाहिए कि उस काम करने के पीछे हमारा मोटिव क्या है, हमारा गोल क्या है। ठीक, तो हम आप लोग की आज एक थॉट लाए हैं। वो थॉट क्या है तो हम आपको पढ़ के बताते हैं। आई एम द फर्स्ट मिलेनियर ऑफ योर फैमिली और या माई फैमिली, मतलब मैं अपने परिवार का पहला मिलीनियर पर्सन हूँ। मान लीजिए जैसे हम लोग जो भी हैं, हम सब मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। ठीक, तो हम लोग को सबसे ज़्यादा किस चीज़ की अहमियत अहमियत समझनी चाहिए, वो है पैसे की। वो हम लोग को अहमियत है ना, पैसे की बहुत जरूरी, ज़्यादा जरूरी है समझने की। देखिए, अगर पैसे की अहमियत जाननी हो तो सबसे पहले अपने माँ बाप से जाके पूछिए कि पैसे की अहमियत क्या होती है। वो आपको बताएंगे कि पैसे कितने ज़्यादा जरूरी है। जो वो जितने भी मेहनत करके आपका पैसा कमाते हैं, वो खुद पर खर्च ना कर कर आप पे खर्च करते हैं। खुद को दुख देकर आपको खुश रखना चाहते हैं। तो पैसा बहुत इंपॉर्टेंट होता है और मेरे हिसाब से दुनिया में पैसे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज़ नहीं होता है। तो क्लास शुरू करते हैं, और लेकिन ध्यान रखिएगा कि हमारा गोल क्या होना चाहिए। आगे चलकर हमें सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल पर्सन बनना है, तो उसके लिए पढ़ाई करना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं बिना कोई किसी देरी के। तो लास्ट क्लास में हमने एक क्वेश्चन किया था जो लास्ट में हम दिए थे, तो उसका काफ़ी बच्चों ने कमेंट सेक्शन में आंसर भी दिया था और काफ़ी बच्चों का आंसर सही भी आया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 10⁻³ वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक, तो हम लोग अब देखिए, जिससे बना तो ठीक है, नहीं बना तो हम आपको समझाते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में कह रहा है क्या, अ पार्टिकल ऑफ चार्ज -16 इंटू 10⁻18 कूलम मूविंग विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। कह रहा है कि एक चार्ज पार्टिकल है जिसका चार्ज, ठीक, जिसका चार्ज -16 इंटू 10⁻18 कूलम है, जो कि मूव कर रहा है वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड से। ठीक, along द एक्स एक्सिस, कहाँ मूव कर रहा है, along द एक्स एक्सिस। उसके बाद आगे देखते हैं, इंटर्स अ रीजन, इंटर्स एक रीजन में इंटर करता है, वेयर अ मैग्नेटिक फील्ड, कहाँ इंटर करता है, एक रीजन में जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन बी, उसका मैग्नेटिक फील्ड बी है। ठीक, इज along द वाई एक्सिस, जो मैग्नेटिक फील्ड मेरा है वो किसके अलॉन्ग है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग है। ठीक, एंड एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड, उसके बाद बता रहा है क्वेश्चन में कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी है मौजूद वहां पे, जिसका मैग्नीट्यूड 10⁻⁴ वोल्ट पर मीटर इज along द निगेटिव जेड एक्सिस। क्या बोल रहा है, निगेटिव जेड एक्सिस। ध्यान से सुनिएगा इस लाइन को। ठीक, अंडरलाइन कर देते हैं हम, आगे क्वेश्चन में पढ़ते हैं। इफ द चार्ज पार्टिकल, क्या है, इफ द चार्ज पार्टिकल कंटिन्यूस मूविंग along द एक्स एक्सिस, एक चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है किसके अलॉन्ग, एक्स एक्सिस के, तो बताना है हमें कि मैग्नीट्यूड ऑफ बी, हमको यहाँ बी का वैल्यू फाइंड करके बताना है। ठीक, तो सॉल्व करते हैं, आसान क्वेश्चन है। ठीक, तो इसको हम ना सबसे पहले फिगर के द्वारा समझेंगे। ठीक, क्वेश्चन में क्या कह रहा था उसके हिसाब से हम फिगर में समझेंगे। ठीक, एक चार्ज पार्टिकल्स है जो एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है। ठीक, यहाँ पे एक्स एक्सिस में चार्ज है, मूव कर रहा है, जिसको एक्स डायरेक्शन में मेरा वेलोसिटी हो जाएगा। ठीक, बोल रहा है उसके बाद कि वाई एक्सिस में मेरा मैग्नेटिक फील्ड है, इस एक्स वाई एक्सिस जो हो गया ना मेरा, इसमें मेरा मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक, इस डायरेक्शन वाई डायरेक्शन में। और उसके बाद आगे क्वेश्चन में बोल रहा है ये कि मेरा जेड माइनस निगेटिव जेड एक्सिस में, निगेटिव जेड एक्सिस, मान लीजिए मेरा जेड एक्सिस है, इसमें निगेटिव में है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, प्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसको हम ना, ये मेरा आउटवर्ड, ये पॉजिटिव होगा तो इनवर्ड होगा वो निगेटिव होगा। ठीक, तो इसको इनवर्ड हम निगेटिव में शो करते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा ये है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया, डायरेक्शन का पता चल गया कि कौन पार्टिकल है, कहाँ मूव कर रहा है। यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल क्यों है, वो मूव कैसे क्या कर रहा है, सो आपको हम समझा दिए। अब आगे क्वेश्चन में देखते हैं कि इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज हो सकता है। तो जहां पर हम बताए हैं बच्चों लास्ट लेक्चर में आपको कि जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों आ जाए, वहां पे लॉरेंस फोर्स यूज करते हैं। कौन सा फोर्स यूज करते हैं, लॉरेंस फोर्स। तो ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इक्वल टू क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस वी। ठीक, यही है, यह फॉर्मूला है। ठीक,
तो यहाँ पे हमको समझना है कि फॉर्मूला हमको पता चल गया। अब आगे देखना है कि हम इसको मेरा अप्रोच क्या होगा। तो हम आपको लास्ट लेक्चर में समझाते कि कोई भी पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल्स अगर मूव कर रहा है किसी डायरेक्शन में बिना डेविएशन के, तो उसका रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जाता है। ठीक है, तो ठीक है, इसका डायरेक्ट मेरा रिजल्टेंट फोर्स मेरा एफ है वो जीरो हो जाएगा। ठीक, अब चार्ज देखना है, ये -16 इंटू -18 कूलम, ये मेरा चार्ज हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा कितना है, यहाँ क्या है 10⁴ वोल्ट पर मीटर के, लेकिन वो किस डायरेक्शन में है, निगेटिव जेड डायरेक्शन में। तो हमको यहाँ पे वहाँ का निगेटिव साइड लगाना पड़ेगा क्योंकि निगेटिव जेड डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -10⁴ ये लिख देंगे। उसके बाद प्लस, यहाँ पे जो प्लस का साइन है वो, अब दूसरा में चार्ज क्या लिखेंगे, ये फिर से दूसरे फोर्स के लिए चार्ज -16 इंटू 10⁻−18। ठीक, अब बोल रहा है v क्रॉस b, v क्रॉस b वेलोसिटी क्या है, मेरा वेलोसिटी तो यहाँ दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड इसके पॉजिटिव x डायरेक्शन में। तो यहाँ हम डायरेक्ट लिखेंगे 10 i कैप। ठीक, 10 x डायरेक्शन को हम i से डिनोट करेंगे। और मैग्नेटिक फील्ड मेरा क्या है, जेड मतलब y डायरेक्शन में, तो उसको लिखेंगे j। ठीक, तो यहाँ पे क्रॉस लिखेंगे, यहाँ पे मेरा मैग्नेटिक फील्ड हमको पता नहीं है, वही निकाला है, तो उसको b से ही डिनोट करते हैं और वो है k कैप j कैप में। ठीक, यहाँ पे साइन का इंपॉर्टेंट है इसलिए हम i j कैप यूज कर रहे हैं, आप लोगों को क्वेश्चन में बहुत फायदा करेगा। तो यहाँ पे जगह कम पड़ गया है तो हम इसको क्वेश्चन को मिटा देते हैं। आप लोग क्वेश्चन लिख लीजिए और या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, चलिए मिटाते हैं। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए, ये दोनों इक्वेशन हम लिख लिए हैं, तो इसको अब हम अरेंज करके सॉल्व करते हैं। ठीक, तो यहाँ मेरा g हो गया 0 हो गया इक्वल टू, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 16 इंटू 10⁻−18 है, तो यहाँ -4 है, तो माइनस कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, और उसके बाद यहाँ पे निगेटिव साइन के निगेटिव साइन दिया जाएगा, -16 प्लस माइनस निगेटिव हो जाएगा इंटू 10⁻−18। ठीक, अब यहाँ मेरा देखिए, आप पढ़े होंगे मैथ में, सर आपको पढ़ाए होंगे अभिषेक सर, आई कैप और जे कैप को वेक्टर में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो आई इंटू जे हो जाता है, के कैप हो जाता है, और यहाँ 10 है इंटू बी है, तो यहाँ लिखेंगे 10 बी के कैप। ठीक है, ठीक, अब उसके बाद हम आगे देखेंगे कि इसको और अरेंज कैसे करेंगे। तो इसको हम इस निगेटिव वाले साइन को एक साइड राइट हैंड साइड ले जाते हैं, तो इसको लिखेंगे 16 इंटू 10⁻−18 इंटू 10 बी के कैप है, और ये मेरा एक चार्ज है, तो उसको ये मेरा वैल्यू है, उसको लिखेंगे 16 इंटू 10⁻22। ठीक, अब देखिए बच्चों, यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जे डायरेक्शन में है, मतलब के कैप में, और ये भी के कैप में है। यहाँ पे ये सारा के कैप में है, क्योंकि के कैप वो जे डायरेक्शन में था, तो वहाँ के कैप लिखेंगे। तो यहाँ से के चला जाएगा, के कैप डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन को में नहीं होता है, वो फील्ड होता है चारों तरफ होता है। तो ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं, बहुत आसान है। 16 से 16 कट गया, और यहाँ पे देखिए -10⁻−18 है, 10 भी है, यहाँ 10⁻−17 हो जाएगा, और यहाँ b आ जाएगा, और यहाँ 10⁻−22 हो गया। ठीक, और b का वैल्यू कितना होगा, 10⁻−22 से 10⁻−17। ठीक, और इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा मेरा 10⁻। तो उसके हिसाब से यहाँ पे हमारा आंसर आएगा -5 में, लेकिन हमारा आंसर आया है 10⁻3। ठीक, तो मिस्टेक कहाँ हो रहा है, तो मिस्टेक यहाँ पे चार्ज है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में वैल्यू पुट किए हैं, देखो सही। तो इसमें चार्ज का वैल्यू ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या है 10⁴। अरे देखो यहाँ पे बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक हो गया। क्या था, यहाँ पे हम लोग क्या लिखे थे, स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन पढ़े थे 10⁴ था, लेकिन हम यहाँ क्या लिखे हैं -4। इसी कारण देखो आंसर यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है।
ये देखो बहुत छोटा सा गलती, काफी हम लोग का आंसर ही गलत ले आई, तो ये सब गलती मत करना। यहाँ पे देखो हम इसको प्लस में कर दिए, +4 हो गया, और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे ये आपको -14 आ जाएगा, ठीक। और इसको फिर राइट हैंड साइड ले आएंगे तो यहाँ पे -17 हो जाएगा, और ये तो हमारा 14 हो गया था, इसको 14 ही रखते हैं, तो इसको भी चेंज करना पड़ेगा, -14 हो गया, इसको भी चेंज करेंगे। और उसके बाद अब देखिए, अब इसको ऊपर करेंगे -14 + 17, तो मेरा b का वैल्यू आ गया 10⁻³ वेबर मीटर स्क्वायर, ठीक। मेरा अब आंसर आ गया। देखो छोटा सा बस मिस्टेक था, एक यहाँ के यहाँ निगेटिव साइन डाल दिए थे, लेकिन वो पॉजिटिव में है, आपका आंसर भी आ गया है। तो सब बच्चों को समझ में आया, तो ठीक है, हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक। तो ये हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है, हम लोग पढ़ते हैं, आज का नया क्वेश्चन है, अ पार्टिकल ऑफ मास m, क्या है, अ पार्टिकल ऑफ मास m, ठीक, एंड चार्ज q, और उसका मास का जो पार्टिकल है उसका मास m है और उसका चार्ज q है, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन इज एन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन, तो उसमें उस एक पार्टिकल मास है, उसका मास m है, चार्ज q है, जो उसमें है जो फील्ड दिया हुआ है, क्या कौन सा फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए बच्चों, फिर से आई जे के फॉर्म में है, मतलब यहाँ डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस है। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है, द चार्ज पार्टिकल इज शिफ्टेड फ्रॉम द ओरिजिन, क्या बोल रहा है, एक चार्ज पार्टिकल जो ओरिजिन से शिफ्ट किया जाता है, कहाँ से कहीं शिफ्ट किया जाता है, ओरिजिन से शिफ्ट किया जाता है। इस बार पार्टिकल मूव नहीं कर रहा है, ठीक, उसको शिफ्ट कर रहा है टू द पॉइंट P, x = 1 और y = 1, उस पार्टिकल को ओरिजिन से शिफ्ट करके हम x = 1 y = 1 लिख दिए, वहां पे उसको शिफ्ट कर दिए अलोंग स्ट्रेट पाथ, एक स्ट्रेट पाथ पे हम लोग उसको मूव कर दिए, लेकिन वो मूव नहीं कर रहा है, उसको शिफ्ट कर रहा है, ठीक, उसके पास कोई वेलोसिटी नहीं है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द टोटल वर्क डन, और यहाँ पे हमको बताना है कि इसका वर्क डन क्या होगा। देखिए थोड़ा सा इस जो टॉपिक है ये, उसमें थोड़ा सा ये इंटरेस्टिंग बात यहाँ आ गया कि आपको वर्क डन पूछ रहा है, ना कि चार्ज का वैल्यू पूछ रहा है, ना कि मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू पूछ रहा है, आपसे वर्क डन पूछ रहा है। तो एक मेरे हिसाब से क्वेश्चन है जो काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी फेमस क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिएगा इसको सोल्यूशन कैसे होगा, ठीक। तो हम लोग पहले पढ़ते हैं कि गिवन क्या है। इसमें गिवन देख लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है 2i + 3j, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है B = 4j + 6k। आप यहाँ पे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या इसको पॉज करके लिख सकते हैं, देख लीजिए, हम साइड हो जाते हैं। हाँ तो ठीक है, हम लोग देख रहे थे गिवन में क्या क्या दिया है, E दिया हुआ है और मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है। अब पार्टिकल का पोजीशन भी डिनोट कर देते हैं। तो पहले पार्टिकल मान लीजिए किसी ओरिजिन O 0 हो गया, 0 0, और बाद में जब P पे जाता है उसका है 1 और 1, ठीक, इतना समझ में आ गया। तो अब हम जगह काम है तो हम क्वेश्चन मिटाते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। हम ऑप्शन नहीं मिटा है क्योंकि आंसर हमको अभी पता नहीं है, सॉल्व करने के बाद आंसर पता चलेगा, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन में पढ़े थे, यहाँ पे दो चीज फिर से वापस आया, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, मतलब फिर से ये लॉरेंट्ज लॉ का मतलब फोर्स है उस पे आ गया। क्यों, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों आ रहा है, मतलब एक फार्मूला अप्लाई होगा, लॉरेंट्ज फोर्स, ठीक। लॉरेंट्ज फोर्स का फार्मूला लिख देते हैं, F = QE + QV × B, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, लॉरेंट्ज फोर्स का फार्मूला आ गया, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग देखना है, बस ज्यादा कुछ नहीं करना है, फोर्स दिया हुआ है। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वर्क डन पूछ रहा है, वर्क डन मतलब, वर्क डन का मतलब होता है फोर्स को इंटीग्रेट करेंगे तो वर्क डन निकल जाएगा। क्या करेंगे, फोर्स को इंटीग्रेट करेंगे तो वर्क डन निकल जाएगा। देखिए आपको फोर्स और वर्क डन का आपको जो फॉर्मूला है या पूरा कॉन्सेप्ट है वो आपको 11th में पढ़ना था, फोर्स और वर्क डन का, और इंटीग्रेशन आपको अभी सेक्शन पढ़ा चुके हैं, तो उसमें क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि आप 12th में पढ़ रहे हैं अभी। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि पार्टिकल का चार्ज क्या था, क्वेश्चन में चार्ज Q था, यहाँ पे मेरा चार्ज Q लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, 2i + 3j, ठीक, यहाँ चार्ज Q भी लिखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक।
अब यहाँ लिखा हुआ है v क्रॉस b, यहाँ v क्रॉस b है। तो हम आपको बताएं कि क्वेश्चन में वेलोसिटी नहीं दिया हुआ है, मतलब वो शिफ्ट मूव नहीं कर रहा है, ओरिजिन से शिफ्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? शिफ्ट कर रहे हैं, मतलब वेलोसिटी जीरो है। तो यहाँ वेलोसिटी है ये v क्रॉस b, वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, क्रॉस करने पे वो जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका वैल्यू जीरो आएगा, तो ये पूरा मेरा जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। मतलब कुछ नहीं करना है, फोर्स इक्वल टू मेरा इतना ही आएगा, क्यू टू, इसको अच्छे से लिखते हैं, 2q आई कैप 3q j कैप लिख दिए। देखिए हम क्या बोल रहे थे, वॉल्टर निकालने के लिए फोर्स को इंटीग्रेट करना पड़ता है। हमको अपना फोर्स पता चल गया। क्या पता चल गया? फोर्स पता चल गया। तो बहुत सिंपल है, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। किसके अलॉन्ग? तो वो मेरा कहाँ से पार्टिकल को शिफ्ट कर रहा है? पोजीशन के अलॉन्ग। कहाँ से है? 0 से 1 1 पे। तो बहुत आसान है, आगे सॉल्व करते हैं। तो हम इसको अब आगे थोड़ा सा मिटा रहे हैं, जगह कम। तो यहाँ पे इसको लिखेंगे वर्क डन के लिए, ठीक। फोर्स मान लीजिए हम कोई भी पार्टिकल यहाँ मूव कर रहा है, ये यहाँ पे यहाँ से यहाँ जा रहा है, ठीक, x y j। तो यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट करना है। तो बस कुछ नहीं, फोर्स लिखेंगे और यहाँ जो फोर्स का होता है, वर्क डन का फॉर्मूला F × डॉट S फॉर्मूला होता है, वर्क डन का फॉर्मूला होता है। तो हमको यहाँ पे शिफ्ट करना है, मतलब धीरे धीरे ले जाना है, इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, वर्क डन के लिए यहाँ पे फोर्स लिखना है 2q आई कैप प्लस 3j कैप 2j कैप। और यहाँ पे मेरा डिस्टेंस पता नहीं है, तो डिस्टेंस हम जब भी पार्टिकल को इंटीग्रेट करते हैं तो छोटा सा वैल्यू मानते हैं। क्या? छोटा सा वैल्यू मानते हैं। धीरे धीरे उसको इंटीग्रेट करने पर वैल्यू खुद बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पे हम आराम से लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लिख रहे हैं। छोटा सा वैल्यू क्या मानेंगे? किसी भी छोटा सा पार्टिकल यहाँ से यहाँ के लिए, इतना छोटा सा के लिए हम सब कुछ dx मानते हैं या dy मानते हैं। छोटा सा पार्टिकल के लिए आपको क्लास 11 में पढ़ना होगा, वो आप फिजिक्स में देखिएगा। dx आई कैप, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन आएगा, और प्लस dy j कैप। बहुत आसान क्वेश्चन। देखिए कुछ नहीं, वर्क डन का फॉर्मूला लिखे, F डॉट S फोर्स लिख दिए, और ये छोटा सा डिस्टेंस मान लिए, उसको इंटीग्रेट करेंगे तो मेरा ओरिजिन से 1 1 तक 5 तक आ जाएगा। अब इसका हमको कोई काम नहीं, इसको भी मिटा देते हैं, ठीक। अब कुछ नहीं करना है, वर्क डन निकालने के लिए इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ डॉट प्रोडक्ट है, पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 2q dx प्लस 3q ये j dy, ठीक। हमको इंटीग्रेट, अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं वर्क डन निकालने के लिए, कर देंगे। और देखिए अब इसका लिमिट पुट करेंगे, यहाँ पर लिमिट पुट करेंगे। अब आपको बताएंगे डिफरेंट इंटीग्रेशन में कि कैसे। तो कहाँ मेरा लिमिट क्या है? 0 से 1 1 0 1 0 1। हम मेरा लिमिट पुट कर दिए 0 और 1, ठीक। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो चार्ज तो कांस्टेंट होता है, तो इसको बाहर ले आएंगे, dx को इंटीग्रेट करेंगे 0 से 1 प्लस 3q dy 0 से 1। क्योंकि चार्ज मेरा कांस्टेंट होता है, वो बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन बस पोजीशन, मतलब पार्टिकल का जो पोजीशन जो होगा शिफ्ट करेगा, उसको इंटीग्रेट करना है। तो बस हो गया। अब हमको लगता है इसको मिटाना पड़ेगा या नहीं, ये मिटा देते हैं, ठीक। इसका कोई काम नहीं रहा। ऑप्शन नहीं मिटा रहे हैं क्योंकि ऑप्शन हमको बार बार टिक करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2q, इसको ds को इंटीग्रेट करना है, x आएगा, उसका वैल्यू पुट करेंगे, तो वहाँ पर मेरा 1 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे 3q हो गया, इसको इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ इसका इंटीग्रेशन आता है y, और y की जगह 1 पुट करेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, ठीक। 2q 3q इक्वल टू 5q, ठीक। ये देखिए मेरा आया 5q, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 5q, ठीक। आसान क्वेश्चन था, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था 11th का, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था 12th मैथ का, जो अभिषेक सर को बताए हुए। तो एक तरह से अच्छा खासा क्वेश्चन माना जाएगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो कंपटीशन एग्जाम में कभी कभी आता है, और बोर्ड में भी काफी बार आया होगा, ठीक। तो हम आज आप लोग का आज भर न्यूमेरिकल्स हम लोग कर लिए हैं। तो अब हम आगे का टॉपिक पढ़ेंगे, जो कॉन्सेप्ट होगा। आगे हम चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं और आगे आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं। तो ज्यादा अभी तक हम लोग ने मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ लिए हैं, ठीक, उसका प्रॉपर्टीज पढ़ लिए हैं। अब हम लोग को देखना है कि हम लोग आगे क्या पढ़ेंगे, ठीक।
तो आपको हम टॉपिक देख लेते हैं क्या पढ़ाना है। इसी में है, देखिए आपको पढ़ना है। अब आगे आपका टॉपिक ये है मोशन। क्या है? मोशन ऑफ चार्ज मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। क्या है? मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, ये मेरा अगला नेक्स्ट टॉपिक है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हम शुरू करते हैं। तो देखिए इसमें होता है ना कि हमारा 3 केस होता है। क्या होता है? इसमें हमारा 3 केस होता है। तो इसमें इस टॉपिक में मेरा 3 केस आएगा। या तो पार्टिकल लीनियर या पैरेलल या एंटी पैरेलल मूव करेगा। ठीक, देखिए जैसे हम आपको एग्जांपल बताते हैं। ये है, ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड है बी, ये यूनिफॉर्म है, चारों तरफ सेम मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक, तो इसमें 3 केस पॉसिबल हो सकता है। कितना केस पॉसिबल हो सकता है? 3 केस। कौन? तो पहला चार्ज पार्टिकल है ना, लीनियर मूव करेगा या उसके पैरेलल एंटी पैरेलल मूव करेगा या एंटी पैरेलल मूव करेगा। ठीक, 3 केस पॉसिबल होगा। तो पहला केस बता दिया लीनियर, पैरेलल और एंटी पैरेलल, इसी एक ही चीज को कहते हैं। और उसके बाद दूसरा केस हो जाएगा आपको कि परपेंडिकुलर मूव करेगा। क्या होगा? पार्टिकल परपेंडिकुलर मूव करेगा। मान लीजिए मेरा मैग्नेटिक फील्ड है, तो पार्टिकल पहला केस लीनियर मूव किया। ठीक, दूसरा पैरेलल इसके या दूसरा इसके एंटी पैरेलल। ये मेरा पहला केस हो गया। दूसरा केस होगा कि मेरा पार्टिकल ये मैग्नेटिक फील्ड है, पार्टिकल मेरा परपेंडिकुलर आया, पार्टिकल मेरा परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री। कोई भी मैग्नेटिक फील्ड है उसमें मेरा चार्ज क्यू है, जो पार्टिकल है वो परपेंडिकुलर है। क्या? परपेंडिकुलर है। और तीसरा केस हो जाएगा कि किसी एंगल के थ्रू आएगा। कैसे आएगा? किसी एंगल के थ्रू आएगा। मान लीजिए पहला केस था कि लीनियर एंटी पैरेलल, वो दूसरा परपेंडिकुलर आया। तीसरा, इसको मिटा देते हैं, तीसरा किसी एंगल से आया। क्या? किसी एंगल थीटा से आया। क्या आया? किसी एंगल थीटा से मूव किया। ठीक, क्या हुआ? किसी एंगल थीटा से मूव किया। ठीक है, तो हम इसको और अच्छे से इसको एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि पहला जो इसमें 3 केस होता है, तो पहला केस में कुछ नहीं है, पैरेलल एंटी पैरेलल आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई उसका मोशन उसमें कोई मोशन आराम से नहीं होगा, आराम से आएगा। जैसे ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस से, हम मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस से बता रहे हैं। ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। अब इसमें एंटी पैरेलल एंटी पैरेलल का कोई आएगा और सीधे चला जाएगा, इसमें कोई डेविएशन नहीं होगा। दूसरा केस होगा परपेंडिकुलर आएगा। परपेंडिकुलर आएगा तो इसमें जो कुछ हो सकता है, क्या हो सकता है देखते हैं। तो इसमें जब परपेंडिकुलर आएगा तो यहाँ पे इस केस में मेरा क्या होगा कि एक पार्टिकल परपेंडिकुलर आया और यहाँ पे परपेंडिकुलर आते ही मैं मार्कर परपेंडिकुलर आते ही यहाँ परपेंडिकुलर आया और यहाँ आते ही मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करते ही क्या हुआ? मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करते ही सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने लगेगा। क्या करने लगेगा? सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने लगेगा। कैसे? अब आगे समझाते हैं। कोई मैग्नेटिक फील्ड आया, ठीक, मैग्नेटिक फील्ड आया तो हम उसका फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है? फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है? फोर्स इक्वल टू क्यू वी बी। ठीक, यहाँ क्यू भी हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे कि फोर्स का ये मेरा वैल्यू आ गया। और उसके बाद कोई भी पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तब उसमें सेंटीपीटल फोर्स लगता है। क्या लगता है? सेंटीपीटल फोर्स लगता है। कहाँ पढ़ना था? सर्कुलर मोशन में, क्लास 11th में। टॉपिक रिलेटेड है एक दूसरे से काफी, तो यहाँ पे देखना है। तो सर्कुलर मोशन का सेंटीपीटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? होता है सेंटीपीटल फोर्स का फॉर्मूला होता है फोर्स सेंटीपीटल एम वी स्क्वायर बाई आर। ठीक, क्या होता है? एम वी स्क्वायर बाई आर। ये होता है सेंटीमीटर फोर्स का फॉर्मूला, ये होता है मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला, जो हम आपको पहले लेक्चर में बताए हुए हैं। उसके बाद देखेंगे कि चलिए यहाँ पे पार्टिकल इंटर किया, सर्कुलर मोशन परफॉर्म किया, फोर्स लगा, मैग्नेटिक फोर्स, सेंटीमीटर फोर्स, तो इस दोनों फोर्स को क्या करते हैं? इक्वेट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, ये फील्ड मेरा यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ पे देखिए क्या लिखते हैं? क्यू वी
बी इक्वल टू, ये मेरा मैग्नेटिक फोर्स हो गया और ये हो गया मेरा सेंटीपिटल फोर्स। ठीक, क्या हो गया मेरा सेंटीपिटल फोर्स, ये हो गया। ठीक, देखिए बच्चों, अब यहाँ पे सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। ठीक, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो इसका कुछ ना कुछ रेडियस होगा, उसको r से डिनोट कर दिए। उसका कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा, हर डायरेक्शन में कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा। क्या होगा, कुछ ना कुछ वेलोसिटी v हो गया, उसको हम v मान लेते हैं। इसको v यहाँ से डिनोट कर, देखिए हम दूसरा मार्कर यूज कर लेते हैं, इसको v, ये v हो गया, ये मेरा r हो गया। इसको दूसरा मार्कर से लिख देते हैं v और ये r। ठीक, B हो गया, R हो गया। B मेरा मैग्नेटिक फील्ड वाले से प्रेजेंट है और इंटर कौन कर रहा है, चार्ज Q। इंटर कौन कर रहा है, चार्ज Q। ठीक, चार्ज Q मिल गया और मेरा वेलोसिटी मिल गया और मैग्नेटिक फील्ड मिल गया और चार्ज, इस चार्ज का कुछ ना कुछ मास होगा, उसको m से डिनोट करेंगे। क्या होगा, m से। अरे ये देखिए, उसको m से डिनोट कर दिया। ठीक, हमको सारा चीज पता चल गया कि मेरा अननोन क्या है, नोन क्या है। मेरा वेलोसिटी v है, ये मैग्नेटिक फील्ड भी है, चार्ज q है, मास m है और रेडियस r है। ठीक, दोनों फोर्स को जब इंटर करने पर दोनों फोर्स इक्वल हो जाएगा और उसके बाद यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से हम लोग देखेंगे क्या हो रहा है। एक v से यहाँ पे एक v कट जाएगा। ठीक, एक v से एक v कट जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा q v इक्वल टू m v इक्वल टू r। r को लिख सकते हैं रेडियस इक्वल टू m v q v। क्या होगा, m v q v। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है रेडियस निकालने का। कोई भी चार्ज पार्टिकुलर परपेंडिकुलर किसी मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करेगा तो उसका रेडियस का फार्मूला mv बाई qv हो सकता है। और mv बाई qv को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं कि mv को क्या कहते हैं, मोमेंटम। क्या कहते हैं, मोमेंटम। mv को कहते हैं मोमेंटम। आप इसको सेंटर ऑफ मास में पढ़िएगा क्लास 11th में। mv को लिखते हैं मोमेंटम। इसको काइनेटिक एनर्जी के टर्म में लिखिए। क्या, किसके टर्म में लिखे, काइनेटिक एनर्जी के टर्म में लिखिए। क्यों, क्योंकि कोई भी चार्ज का पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी होगा। तो हम एनर्जी के टर्म में कैसे डिनोट करेंगे, तो हम उसको इसको इस चीज को हम एनर्जी के टर्म में लिख देते हैं। एनर्जी के टर्म में क्या हो जाएगा, √2mk, √2mk बाई QV। तो क्या होता है, √2mk बाई QV। ये कैसे आया, ये क्लास आपको 11th में पढ़ना है, वर्क पावर एनर्जी में। देखिए हम आपको लगभग 11th का आधा से ज्यादा टॉपिक का फार्मूला हम रिवाइज करवा दे रहे हैं और इसमें आपको 12th का कॉन्सेप्ट सारा हम बता दे रहे हैं। अब इसका डेरिवेशन आप काम कीजिएगा। डेरिवेशन भी हम लोग को बता ही दिए हैं, लेकिन फिर भी आप खुद से जाइएगा, अभिषेक सर जो आपको नोट्स दिए है उससे नोट्स पढ़िएगा, एनसीईआरटी बुक देखिए पढ़िएगा और एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। और जो भी आप रेफरेंस बुक हो गया, कोई भी आपका कोई भी रेफरेंस बुक आप सॉल्व कीजिए, अच्छे से बनाइए, अपना कॉन्सेप्ट को अच्छे मजबूत कीजिए। ठीक, तो यहाँ पे मेरा फॉर्मूला आ गया रेडियस का। ठीक, अब इस साइड में हम निकाल देते हैं, रेडियस का फॉर्मूला आ गया। ठीक, तो हम आगे निकालेंगे टाइम पीरियड। इसका टाइम पीरियड क्या होगा, तो टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई, मतलब इसमें हम जो कर रहे हैं उसमें हम क्या करेंगे, टाइम पीरियड निकालने के लिए इसका फॉर्मूला हम डायरेक्ट बताएंगे आपको, 2 पाई m बाई क्यू बी। कैसे आएगा, 2 पाई QB बाई MB। ठीक, ये आपका टाइम पीरियड का फार्मूला हो गया। और उसके बाद हम आपको बताएंगे फ्रीक्वेंसी का फार्मूला। ठीक, फ्रीक्वेंसी, तो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में एक चीज कॉमन होता है। तो क्या कॉमन होता है कि फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम पीरियड के। तो हम इसको लिख सकते हैं, टाइम का यहाँ पर पता है हमको, तो इसको लिख सकते हैं QB बाई 2 पाई m। इसको लिख सकते हैं QB बाई 2 पाई m। ठीक, उसके बाद हम देखेंगे सारा चीज लगभग आपको इसमें करा दिए हैं। यहाँ पे बस देख लीजिए कि किस चीज को क्या कहते हैं, चार्ज Q है, मास m है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, रेडियस r है। ये आपका 3 फार्मूला हो गया। क्या हो गया, 3 फार्मूला हो गया। एक रेडियस का फार्मूला हो गया, एक रेडियस का फार्मूला आपको 3 टर्म में बता दिए, मोमेंटम के टर्म में, काइनेटिक एनर्जी के टर्म में। यहाँ आपका टाइम पीरियड हो गया, यहाँ आपका फ्रीक्वेंसी हो गया, यहाँ फ्रीक्वेंसी हो गया, इसमें f फ्रीक्वेंसी से डिनोट करेंगे। ठीक, अब उसमें आपको देखना है कि टाइम पीरियड फिर भी आया तो आया कैसे, तो कुछ नहीं करेंगे। टाइम पीरियड क्या हो, टाइम निकालने के लिए क्या करते हैं, डिस्टेंस बाई टाइम पीरियड, डिस्टेंस
डिस्टेंस बाई, यहाँ पे हमको जगह चाहिए थोड़ा सा, यहाँ पे हम बता रहे टाइम पीरियड का होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। टाइम पीरियड का छोटा सा फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो मान लीजिए मेरा ये हो गया कि डिस्टेंस क्या होगा, तो मेरा डिस्टेंस हो जाएगा 2 पाई आर। किसी भी सर्कल का ये जो होता है ये वाला पार्ट क्या होता है 2 पाई आर। सर्कल का पेरीमीटर निकालना है, डिस्टेंस वही होता है। एक राउंड कंप्लीट करने पे एक राउंड कंप्लीट करने पर 2 पाई आर ऐसे करेगा, आपको क्या करेगा डिस्टेंस कवर करेगा। वेलोसिटी निकालने के लिए काम कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग जब आर निकाल लिए हैं तो आर के टर्म यहाँ वी है, तो हम वी कर यहाँ पे हम आपको वेलोसिटी का एक फार्मूला बता देते हैं। यहाँ पे मिटाकर v इक्वल टू कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे इसको v को एक साइड लाना है, उसको इधर करना है आर बी क्यू बाई एम। ठीक, आर इसको कुछ नहीं किया, वेलोसिटी को एक साथ निकालिए आर क्यू बाई एम को, और यहाँ पे कुछ नहीं करना है। ये जो आपका ये है इसको रेडियस आर है। ठीक, अब वेलोसिटी की जगह पे हम लिख देते हैं आर क्यू बी बाई एम। ठीक, अब इसको अरेंज कर लेते हैं। तो आपको देखिए इसको अरेंज करते हैं जस्ट आपके नीचे सामने आ जाएगा, एम ऊपर चला जाएगा, आर से आर कट जाएगा, क्यू भी आ जाएगा। देखिए टाइम पीरियड में हम आपको निकाल के बता दिए, रेडियस भी निकाल के बता दिए, रेडियस का 3 टर्म में हम बता दिए फॉर्मूला ये होता है, फ्रीक्वेंसी बता दिए। अब ये मेरा पहला केस था, पैरेलल एंटी पैरेलल उसमें कोई नहीं होता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, उसमें मोशन डायरेक्ट कंटिन्यू होता है। दूसरा में होता है कि परपेंडिकुलर आया, तो परपेंडिकुलर में ये सारा फार्मूला आपको डिराइव करना पड़ता है, डिराइव भी कर दिया, आपको बता भी दिए हैं। अब तीसरा केस आता है किसी एंगल के थ्रू आएगा, तो एंगल के थ्रू आएगा तो क्या करना होगा ये हम देखते हैं। तो देखिए हम लोग पढ़ रहे थे मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो उसमें हम पहला केस डिस्कस कर दिए। लीनियर में कोई मोशन कोई भी डेविएशन होता है, इसलिए उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी मैग्नेटिक फील्ड में इंटर किया और बाहर निकल जाता है। परपेंडिकुलर में हम आपको एक्सप्लेन किए हैं थोड़ी देर पहले कि कैसे कैसे उसमें क्या होता है, रेडियस निकाला जाता है, टाइम पीरियड निकाला जाता है, वेलोसिटी निकाला जाता है, रेडियस को काइनेटिक एनर्जी के टर्म में, मोमेंटम के टर्म में आपको हम डिफाइन किए हैं, और उसके बाद फ्रीक्वेंसी उसका बताया है, टाइम पीरियड के का इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है, सारा का फार्मूला हम डिराइव कर दिए आपको। अब हम देखेंगे थर्ड केस होता है इसका, एट एनी एंगल थीटा। किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी पार्टिकल चार्ज क्यू ऑफ मास m इंटर किया तो किसी एंगल के थ्रू, थीटा के थ्रू, तो उसमें क्या होगा, क्या क्या केस आ सकते हैं, क्या क्या ये चीज होगा, अब लोग अभी हम आगे देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक मेरा मैग्नेटिक फील्ड B है। ठीक, यहाँ पे कोई पार्टिकल, ठीक, यहाँ पे कोई पार्टिकल यहाँ इंटर किया, चार्ज ऑफ क्यू मास m, चार्ज ऑफ क्यू और मास m यहाँ इंटर किया, तो यहाँ पे ये इंटर करेगा तो हो सकता है ये सर्कुलर मोशन शो करे। बहुत सारा इसमें केस होता है कि कुछ ये और इसमें इंटर करते ही सर्कुलर मोशन शो करे, तो इसमें हो सकता है क्या कि उसमें मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर मोशन करने लगे, या यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो प्रेजेंट है उसमें मैग्नेटिक मोशन करते हुए मैग्नेटिक फील्ड से दूसरे पॉइंट से बाहर निकला है। बहुत सारा दो केस पॉसिबल हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो पार्टिकल इंटर करेगा किसी एंगल थीटा के द्वारा, यहाँ पे किसी एंगल थीटा के द्वारा इंटर किया, तो क्या क्या केस पॉसिबल हो सकते हैं। तो अभी हम लोग जैसे डिराइव किए हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स का फार्मूला क्या होगा, तो मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला लिखते हैं क्यू वी बी। ठीक, मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला लिखे क्यू वी बी। तो यहाँ पे सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा तो सर्कुलर मोशन में सेंटीपीटल फोर्स भी लगेगा। सेंटीपीटल फोर्स का फार्मूला क्या होता है, फोर्स सेंटीपीटल mv² बाई r। तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा मिटा देते हैं, जगह कम है, तो यहाँ पे आपको हम डिराइव करके दिखाएंगे कि फार्मूला कैसे आएगा, इस केस में क्या क्या कैसे कैसे फार्मूला आएगा। तो कुछ नहीं करना है इसमें, फोर्स मतलब कोई पार्टिकल इंटर किया तो दोनों फोर्स को बैलेंस कर देंगे, इक्वल कर देंगे, तो करते हैं फोर्स ऑफ मैग्नेटिक क्यू वी बी इक्वल टू क्यू वी बी। लेकिन हम आपको जो बताए हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला निकालते हैं तो किसी एंगल के थ्रू, एट एनी एंगल, तो उसमें आगे लगाते थे हैं साइन थीटा। क्या लगाते थे, साइन थीटा। क्या हो गया,
क्यू वी बी साइन थीटा, किसी एंगल के द्वारा अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है किसी एंगल से तो उसका फोर्स का फार्मूला हो जाता है क्यू वी बी साइन थीटा। क्या हो जाता है? क्यू वी बी साइन थीटा। हम फिर लास्ट लेक्चर में आपको फार्मूला बताए थे, याद करके रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। सेंटीमीटर फोर्स का फार्मूला हो जाता है एम वी स्क्वायर बाई आर, ठीक, एम वी स्क्वायर बाई आर। तो यहाँ पे लिखेंगे क्यू वी बी साइन थीटा और इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। कुछ नहीं करना है, यहाँ से यहाँ एक वेलोसिटी को फिर से कैंसिल करना है, ठीक। तो यहाँ हो जाएगा क्यू बी साइन थीटा बाई एम बी बाई आर, ठीक। तो रेडियस का फॉर्मूला हो जाएगा क्या? एम बी बाई क्यू बी साइन थीटा। देखिए पिछले बारे जो परपेंडिकुलर के केस में एम बी बाई क्यू बी था और इसमें इस केस में किसी एंगल के थ्रू आने पे क्यू बी बाई एम बी बाई क्यू बी भी साइन थीटा हो जाएगा। बस नीचे क्यू बी साइन थीटा लगा देंगे, किसी एंगल के केस में आपको रेडियस निकल जाएगा। उसी तरह वेलोसिटी निकालेंगे तो कुछ नहीं करेंगे, आर क्यू बी साइन थीटा, यहाँ एम नीचे आ जाएगा, आपको बी निकल जाएगा, वेलोसिटी निकल जाएगा, रेडियस निकल जाएगा, तो आपको यहाँ पे ये तीनों केस निकल जाएगा, ठीक। ये वेलोसिटी निकल गया। अब टाइम पीरियड निकालेंगे तो टाइम पीरियड का फार्मूला हम जैसे पिछली बार डिराइव किए थे उसी तरह डिराइव करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसमें अब ये इसमें एक केस आता है कि देखिए टाइम पीरियड की क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, ठीक। तो यहाँ पे टाइम पीरियड हम यहाँ लिख देते हैं, इसमें टाइम का डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस हो गया 2 पाई आर, ठीक, और वेलोसिटी इतना हो गया। तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा टाइम पीरियड में, वो किसी भी एंगल पे डिपेंड नहीं करता। जो इंटर यहाँ पे करता है तो सर्कुलर मोशन करेगा तो किसी एंगल पे नहीं करेगा। एक बार मैग्नेटिक फील्ड में इंटर कर गया, वहाँ पे एंगल खत्म हो गया, तो उसमें आपको वहाँ पे एंगल की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो टाइम पीरियड का डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा इसके 2 पाई एम बाई कितना हो गया, 2 पाई एम बाई क्यू बी। क्या हो गया? 2 पाई एम बाई क्यू बी। देख इसमें आपको कोई भी एंगल का रिलेशन नहीं आता है, क्यों? क्योंकि एक बार चार्ज पार्टिकल इंटर कर गया, उसके बाद इसमें क्या हुआ, कितना टाइम पीरियड लगा, एंगल पे कहाँ डिपेंड कर रहा है? नहीं कर रहा। इंटर करते ही उसका एंगल से मतलब कोई भी कॉम्बिनेशन मतलब उसका रिलेशन था खत्म हो गया है, तो इसमें एंगल से पे डिपेंड नहीं करेगा। उसी तरह फ्रीक्वेंसी को इसका टाइम पीरियड का इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है, तो क्यू बी बाई 2 पाई एम। क्या हो गया? 2 पाई एम। क्या हो जाएगा? 2 पाई एम, ठीक। अब इसमें फ्रीक्वेंसी हो गया, रेडियस हो गया, टाइम पीरियड हो गया। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या? तो अब ये इतना हम समझा दिए हैं, तो इधर हम आपको मिटा के एक चीज बताते हैं। कि मोशन हुआ, अगर इसमें जो हम लोग देख रहे हैं कि किसी भी एंगल से मूव कर रहा है कोई चार्ज पार्टिकल, इंटर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, तो मूव कैसे करेगा और कहाँ पे कैसे करेगा, ये हमको देखने के लिए एक ग्राफ बना लेते हैं। उसको समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। एक्स वाई जेड पार्टिकल कोई मूव किया, ठीक, तो वो कैसा पाथ फॉलो करेगा, तो वो आपको बताएंगे। अभी हम बता रहे हैं कि कैसे क्या होगा उस केस में क्या होगा। मान लीजिए यहाँ चार्ज क्यू है, ये किसी एंगल से मूव किया, थीटा, ठीक, किसी एंगल से मूव किया, तो यहाँ वेलोसिटी भी है, इधर वेलोसिटी है, इधर मैग्नेटिक फील्ड, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका जो पाथ हो जाएगा ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखिए, इसका जो पाथ हो जाएगा ना, ये हेलिकल पाथ शो करेगा। कौन सा पाथ शो करेगा? ये जो मोशन होगा पार्टिकल का, कौन सा पाथ होगा? हेलिकल पाथ। हेलिकल का स्पेलिंग हो जाता है HELICAL, हेलिकल पाथ। ये कौन सा पाथ शो करेगा? हेलिकल पाथ शो करेगा। कि देखिए किसी भी मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में केस आएगा 3 गो, लीनियर, परपेंडिकुलर और एट एनी एंगल में पूछेगा कि कौन सा पाथ शो करता है, हेलिकल पाथ शो करता है। कि बोर्ड में आता है, CBSE बोर्ड में आता है, बिहार बोर्ड में आता है, कॉम्पिटिशन में आता है, डायरेक्ट पूछेगा कि कौन सा किसी एंगल से पार्टिकल मूव कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से किसी एंगल थीटा पे, तो कैसा पाथ शो करेगा? तो हेलिकल पाथ शो करेगा। तो यहाँ पे हम आपको ये बता दिए। अब ये पाथ हेलिकल शो किया, तो मान लीजिए चार्ज पार्टिकल यहाँ आ गया, ठीक, चार्ज पार्टिकल यहाँ आ गया, इसका इस डायरेक्शन में वेलोसिटी भी है, इसका एक्स में कुछ वेलोसिटी होगा। अब हेलिकल पाथ शो किया, तो क्यों किया? हेलिकल पाथ शो किया तो क्यों किया? देखिए यहाँ वेलोसिटी चार्ज को यहाँ पर मान,
तो एक वेलोसिटी इस एंगल थीटा पे है, ये इस बार इस एंगल थीटा पे है, तो इसका वेलोसिटी हो गया, ये कुछ एक्स डायरेक्शन में मान रहे हैं, एक्स डायरेक्शन में कुछ होगा ना, तो यहाँ हो जाएगा v cos थीटा। एट एनी एंगल पे हम देखेंगे वेलोसिटी, तो इसका दो कंपोनेंट आएगा, पहला v cos थीटा और यहाँ v sin थीटा। कौन सा आएगा? v sin थीटा। इसमें दो केस इसका बढ़ जाएगा, वेलोसिटी का दो केस बढ़ जाएगा, v sin थीटा परपेंडिकुलर और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में v cos थीटा, जिसके कारण ये इधर भी जाएगा और ऊपर भी जाएगा। इसी कारण इस तरह मोशन शो करेगा। क्या करेगा? इस तरह हेलिकल मोशन पर हेलिकल पाथ शो करेगा, हेलिकल मोशन करेगा। ठीक, अब हेलिकल पाथ को शो क्यों किया? इसीलिए क्योंकि इसमें दो वेलोसिटी आ रहता है, दो कंपोनेंट वेलोसिटी का, इसीलिए शो करता है। ठीक, और इसका टाइम पीरियड हो गया, क्या हो गया ये बता दिए। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आता है, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, एक इंपॉर्टेंट चीज आता है, इसका पिच क्या होगा। मान लिए कोई वेलोसिटी, कोई भी पार्टिकल दो डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एक हॉरिजॉन्टल एक्स डायरेक्शन में, एक परपेंडिकुलर ऊपर अपर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो उसका पिच बनता है। क्या होता है? पिच। पिच का स्पेलिंग लिख देते हैं हम, PITCH। पिच होता है, पिच। जो दो डायरेक्शन, कभी भी वेलोसिटी का दो डायरेक्शन हो जाता है तो वहाँ पिच का केस आ जाता है। तो पिच का हम कैसे निकालेंगे और पिच होता क्या है? तो 11th क्लास में पढ़ना था, साउंड में आप पढ़े होंगे। तो पिच होता है दो कॉन्जुगेटिव सर जो मोशन कर रहा है, जो कॉन्जुगेटिव, एक बार मोशन इस तरह किया, इस तरह मोशन किया और यहाँ पे एक बार मोशन किया, जो कॉन्जुगेटिव जो डिस्टेंस होता है, जो बार बार एक रिपीट करने लगा, एक पोजीशन रिपीट करने लगा, उसके डिस्टेंस को कहते हैं पिच। जैसे इस दोनों का, ये मान लिया यहाँ पे आया, ये यहाँ पे आया, तो इस दोनों का डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को पिच कहते हैं। ठीक, इस डिस्टेंस को पिच करते हैं, इसको पिच करते हैं, इसको पिच करते हैं, इस छोटे से डिस्टेंस को, चाहे ये हो सकता है या आगे और पार्टिकल मूव करेगा तो उसका जो डिस्टेंस है उसको पिच करते हैं। तो पिच का फार्मूला क्या हो जाएगा? पिच का फार्मूला हो जाएगा, आपको हम डिराइव करके बताते हैं, अच्छा से बताते हैं। देखिए क्या हो सकता है, वेलोसिटी इनटू टाइम पीरियड। यहाँ डिस्टेंस निकालने के लिए वेलोसिटी इनटू टाइम पीरियड करेंगे। ठीक, वेलोसिटी इनटू टाइम पीरियड। ठीक, तो वेलोसिटी हो गया यहाँ पे v cos थीटा, v cos थीटा, और टाइम पीरियड क्या हो गया, फार्मूला लिखे हुए 2πm/qb। ठीक, तो यहाँ हो गया 2πm v cos थीटा बाई qb। ये आपका पिच का फार्मूला हो गया, इसका फार्मूला हो गया, पिच का फार्मूला हो गया। ये फार्मूला किसका हो गया? पिच का फार्मूला हो गया 2πm v cos थीटा बाई qb। क्या हो गया? 2πm v cos थीटा बाई qb। ये आपका पिच का फार्मूला हो गया, रेडियस का फार्मूला हो गया, वेलोसिटी का फार्मूला हो गया, टाइम पीरियड का फार्मूला हो गया, फ्रीक्वेंसी का फार्मूला हो गया, कैसा पार्टिकल पाथ शो कर रहा है, हेलिकल पाथ शो कर रहा है, ये आपको बता दिए हैं। अब देखिए हम लोग काफी चीज इसमें कंप्लीट कर चुके हैं, फोर्स निकाल चुके हैं, मैग्नेटिक फील्ड निकाल चुके हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देख चुके हैं, और बहुत से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देख चुके हैं, उसका प्रॉपर्टी क्या होता है वो देख लिए हैं। आपको हम चार्ज पार्टिकल का मोशन बता दिए कि कैसे क्या होता है। अब आगे हमको इसमें पढ़ना होगा कि इसमें टॉर्क, इसका मतलब कोई भी पार्टिकल में टॉर्क कैसे निकालते हैं, टॉर्क क्या होगा। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीबीएसई के व्यू से और बिहार बोर्ड के भी व्यू से, और कंपटीशन में तो पक्का आता है। ठीक, उसके बाद आपको डाइपोल मोमेंट का पता चलेगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, इसी केस में आपको हम बताएंगे आगे कि कल हम लोग क्या पढ़ेंगे ये बता रहे हैं। हम लोग टॉर्क पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड में टॉर्क कैसे क्रिएट होता है और टॉर्क का क्या फार्मूला होता है, क्या ऐसे आता है, तो उसके बाद पढ़ेंगे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ठीक, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे साइक्लोटोन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सीबीएसई और बिहार बोर्ड के व्यू से। बोर्ड के लिए एक कॉम्पिटिशन में नहीं आता है, लेकिन साइक्लोटोन हर एक साल बाद सीबीएसई बिहार बोर्ड में पक्का पूछेगा। हर एक साल बाद साइक्लोटोन पूछ के, किसी भी आप लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, साइक्लोटोन पक्का पूछेगा। तो हम आपको कल पढ़ाएंगे 3 टॉपिक, टॉर्क, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और साइक्लोटोन। और लेकिन हो सकता है कल कंप्लीट ना हो, क्योंकि कल हम जितना आज मोशन चार्ज पार्टिकल करवाए हैं तो इसमें थ्योरी हम बहुत सारा बता दिए हैं, लेकिन क्वेश्चन नहीं करवाए। तो कल हम आते ही स्टार्टिंग में आपको क्वेश्चन करवाएंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन करवाएंगे, बोर्ड्स में जो आ चुके हैं, कंपटीशन में आ चुके हैं, हम आपको कल क्वेश्चन करवाएंगे इस टॉपिक पे, क्योंकि बहुत सारा कॉन्सेप्ट करा दिए हैं, फार्मूला ड्राइव करवा दिए हैं, कैसे क्या है ये तो इस पर हमको क्वेश्चन करवाएंगे। आप जाइएगा घर पे, और घर पे ही है तो अभी लॉकडाउन में है तो पढ़िएगा, बुक एनसीईआरटी पढ़िएगा, उसका क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, अपना रेफरेंस बुक का क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, एनसीईआरटी का डेरिवेशन देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट, बोर्ड में काफ़ी आपको हेल्प करेगा। उसके बाद हम आपको कल बहुत सारा क्वेश्चन करवाएंगे, उसके बाद हम आपको जो टॉपिक आपको अभी बताए हैं वो पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।